तो आइए आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं हेरिडिटी। ठीक है। सबसे पहले हेरिडिटी में हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। ठीक है, आपको पता है कि नॉर्मली जो रिप्रोडक्शन है वो दो टाइप का होता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल। सेक्सुअल में मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है। और असेक्सुअल में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहता है। इसी की वजह से जो नया ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है। जो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है उसको हम ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। बेसिकली यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स, उसी को हम बोलते हैं ऑफस्प्रिंग बाय प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है। द देखो, इसमें सबसे पहली चीज़ तो एक चीज़ पूछ सकता है कि सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन देखने को किसमें मिलेगा। ठीक है। तो सेक्सुअल में ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है क्योंकि उसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व रहते हैं। असेक्सुअल में वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है क्योंकि उसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। ठीक है। तो वो कह रहा है कि द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ सिमिलर टू देयर पेरेंट बट नॉट आइडेंटिकल। दिखने में बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसा होगा बट सिमिलर नहीं होगा। जैसे कहने का मतलब ये है, कोई अगर इंसान का बच्चा है, ठीक है, ह्यूमन ह्यूमन बेबी है, तो इंसान के जैसे उसके दो हाथ होंगे, दो पैर होंगे, ठीक है, आँख होगी, एक नाक होगा। ठीक है। बट फेस का शेप, साइज, ठीक है, और बॉडी का स्ट्रक्चर वो थोड़ा डिफरेंट कर सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम हेरिडिटी की। ठीक है। तो पहले तो हेरिडिटी की डेफिनेशन, द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड हेरिडिटी, या इसको ट्रैट्स भी बोलते हैं। ठीक है। इनहेरिटेंस, बेसिकली जो भी कैरेक्टर एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट में ट्रांसफ़र होता है उसी को बोलते हैं हम हेरिडिटी। ठीक है। हेरिडिटी में फिजिकल अपीयरेंस भी आता है। ठीक है। आंखों का कलर, नाक का शेप, ठीक है ना, कान का शेप, और इसमें डिजीज़ भी आता है। ठीक है ना। जैसे देखा होगा आपने कि कई पेरेंट्स होते हैं इनको डायबिटीज़ होता है, तो उनके बच्चों को भी डायबिटीज़ होने के चांसेस है, शुगर होने के चांसेस है। ठीक है। वेरिएशन, द डिफरेंस सीइंग अमंग द इंडिविजुअल्स। तो मान लेते हैं दो पेरेंट्स हैं, उनके दो बच्चे हैं, दो भाई हैं। ठीक है। उनमें कुछ तो डिफरेंस देखने को मिलेगा ना, उसी डिफरेंस को हम बोलते हैं वेरिएशन। ठीक है। शक्ल अलग हो सकती है थोड़ी सी। ठीक है। अब आते हैं नीचे, अक्मुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ठीक है। द डिफरेंस ऑफ इन द कैरेक्टर या ट्रैट्स अमंग द पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग, इसी को बोलते हैं हम वेरिएशन। ठीक है। और वेरिएशन सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आपने देखा था कोविड में बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोग बच गए। क्यों? क्योंकि हमारा जो बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर है, टिश्यूज़ का जो स्ट्रक्चर है, आपको पता है जो कोविड है वो लंग्स पे इफ़ेक्टिव था। ठीक है। तो लंग्स में वो बेसिकली टिश्यूज़ में जाकर उनको डैमेज कर देता था, जिससे रेस्पिरेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता था। मतलब ब्रीदिंग सिस्टम जो था, गैस का एब्जॉर्प्शन सिस्टम, वो डिस्टर्ब हो जाता था। तो कई सारे लोगों का इस पे रिजल्ट ख़राब दिखा है। ठीक है। कई लोग मर गए और कई लोग बच गए। क्यों? क्योंकि उनमें वेरिएशन था। ठीक है। तो वेरिएशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर कोई ड्रास्टिक चेंज आता है ना, कोई भी एनवायरमेंटल में कंडीशन में अगर कोई चेंज आता है, किस तरह की डिजीज़ आती है, तो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एक बार में नहीं मरेंगे। ठीक है। कुछ मरेंगे और कुछ बच जाएंगे। ठीक है। सम अमाउंट ऑफ वेरिएशन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल में भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। वो भी कब देखने को मिलता है? एनवायरमेंटल कंडीशन पे। ठीक है ना। एनवायरमेंटल कंडीशन पे वेरिएशन देखने को मिलेगा उसमें, कि अगर कोई एनवायरमेंटल फैक्टर चेंज हो गया तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा देखने को किसमें मिलेगा? मैक्सिमम चांस किस में होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है ना। क्योंकि इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व है। इंपॉर्टेंट ऑफ वेरिएशन पूछता है कि वेरिएशन क्यों ज़रूरी है। ठीक है। असेक्सुअल के लिए एग्जाम्पल दिखा रखा है इसने, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशन डिफरेंट ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज कैन हैव डिफरेंट एडवांटेज। जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो हीट वाले, मतलब अगर वाटर हॉट है ना तब भी उसमें भी सर्वाइव कर जाते हैं, और उसके अंदर भी अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तब भी सर्वाइव कर जाएंगे। ठीक है ना। उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है ना। टेम्परेचर जैसे जैसे वाटर का चेंज हो रहा है उस हिसाब से वो अपना सर्वाइवल कंडीशन चेंज कर रहे हैं। ठीक है। मेन एडवांटेज ये है,
अ स्पीसीज दैट इंक्रीज द चांस ऑफ इट्स सर्वाइवल इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। कोई भी एनवायरनमेंट में अगर एक्सटर्नली चेंज आता है तो अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले क्या था कि बैक्टीरिया जो है नॉर्मली ठंडे वाटर में सर्वाइव करते थे, ठीक है। अब वाटर का टेम्परेचर आपको पता है, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, टेम्परेचर में भी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से उन बैक्टीरिया के अंदर भी चेंज आ रहा है कि वो उस टेम्परेचर को बियर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर और सेक्सुअल में रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आने के चांसेस हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं हेरिडिटी, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब है यहाँ पर बेबी से है, ठीक है ना, का मतलब बेबी है, चाहे वो इंसान का हो, ठीक है ना, या किसी एनिमल का हो, ठीक है। तो हम बोलते हैं हेरिडिटी, जो भी ट्रांसमिशन कैरेक्टर ट्रांसफ़र होगा एक पेरेंट से दूसरे ऑफस्प्रिंग में, उसको हम बोलेंगे हेरिडिटी, ठीक है। अब ये दो टाइप के ट्रैट्स आ जाते हैं, इनहेरिटेड और एक्वायर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बीच में डिफरेंस पूछता है, ठीक है। ट्रैट्स दैट आर रिसीव फ्रॉम पेरेंट्स आर कॉल्ड इनहेरिटेड, और ये ट्रैट्स हम अपने लाइफ टाइम में सीखते हैं, जैसे पढ़ना, बोलना, रशियन भाषा बोलना, कोई हिंदी भाषा बोलता है, कोई इंग्लिश भाषा बोलता है, ठीक है ना। ये हम इनहेरिटेड ट्रैट्स जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक तो पास हो सकता है, ठीक है ना। ये पास नहीं हो सकता है, मान लो अगर किसी के फादर रशियन या उन्होंने स्पेनिश सीखी हुई है तो उसका बेबी ऐसा नहीं कि जब होगा तो वो भी स्पेनिश सीख के ही आएगा, ठीक है ना। तो वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास नहीं होता, ठीक है। ये डीएनए में चेंज होने की वजह से होता है इनहेरिटेड। और अगर हम कोई स्पेनिश भाषा सीखे, क्या कोई हिंदी या रशियन कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, या हम म्यूजिक बजाना या कुछ भी सीखते हैं, तो उससे हमारे डीएनए में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है ना। इनहेरिटेड ट्रैट से इवोल्यूशन होने के चांसेज है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि हमारे पैर में 5 उँगलियाँ है, आने वाले टाइम में पैर में 4 ही उँगली होंगी क्योंकि लास्ट वाली जो उँगली है उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ठीक है। सेम ऐसे ही हमारी पूँछ है, ठीक है। पूँछ वाली बोन भी वो धीरे-धीरे छोटी होती जा रही है क्योंकि उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। सेम ऐसे ही पहले हम बिना कपड़ों के रहते थे, तो हमारे शरीर पे बहुत ज़्यादा बाल हुआ करते थे। फिर हमने कपड़े पहनना शुरू किए, बाल बेसिकली क्या करता था, बॉडी को गर्म रखने का काम करता था। जैसे हमने कपड़े पहनने चालू किए, अब धीरे-धीरे बाल भी हमारी बॉडी से डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, ठीक है। तो जो ट्रायड्स है इवोल्यूशन दिखा सकते हैं, इसमें कोई इवोल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। इसमें आपका इनहेरिटेड ट्रायड्स में नोज़ है, नाक की शेप, ठीक है ना, कान की शेप, बालों का कलर, आँखों का कलर, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में कोई आपका स्किल हो गया, ठीक है, फुटबॉल खेलना, टेनिस खेलना, क्रिकेट खेलना, या कोई लैंग्वेज सीखना, मैथमेटिक्स सीखना, कुछ भी सीखना, ठीक है ना। तो इनहेरिटेड ट्रेड्स वो अपने पेरेंट्स से ही मिलता है उनको, एक्वायर्ड ट्रेड्स जो हम अपने लाइफ में सीखते हैं, ठीक है। इनहेरिटेड ट्रेड्स के कुछ एग्जांपल है, जैसे यहाँ पर 2 तरीके के कान देखने को मिल सकते हैं आपको, ठीक है। इसको बोलते हैं अटैच ईयर लोब, ठीक है, और ये किसी का ये फ्री ईयर लोब है, ठीक है। इस तरीके के कान देखने को मिल सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं अपने कान कैसे हैं आप शीशे में। नाकों के अंदर भी आप वेरिएशन देख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके के नाक हैं। तो अगर किसी के पेरेंट्स के नाक अगर इस तरीके के हैं तो उनके बेबी के भी नाक होने के चांसेस इसी तरीके के, ठीक है। फिर आँखों का कलर, ये भी इनहेरिटेड ही है, ठीक है ना। अब आते हैं रूल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रैड्स, ठीक है। ये साइंटिस्ट का नाम है, पूछता है, ठीक है ना, फादर ऑफ जेनेटिक्स, एमसीक्यू में कभी कभी आ जाता है, ठीक है ना। इसी ने बताया था ट्रैड्स के बारे में, और इसके लिए उसने एक एग्जाम्पल लिया था पी प्लांट। ये पी प्लांट है, ठीक है ना, पी प्लांट का ये साइंटिफिक नेम है, पूछेगा पेपर में कि पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है। पीसीएम सेटियम, ठीक है ना। तो उसने बेसिकली जीन्स पे रिसर्च किया था, तो कैसे जीन एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र हो रहा है, उसके बेस पे फिर उसने कुछ कंक्लूजन दिया था, उसी के बारे में देखेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए एक टॉल प्लांट है, दिख रहा है आपको, ये एक शॉर्ट प्लांट है हाइट में, ठीक है। ये किसी की सीड का कलर राउंड है, ठीक है, और ये रिंकल है, ऐसे रिंकल टाइप देखे होंगे आपने, मटर के बीज निकलते कभी कभी। ये येलो कलर के सीड्स हैं, ये ग्रीन कलर के सीड्स हैं, ठीक है। तो ये सीड कलर है, ये सीड की शेप हो गई, ठीक है। ऐसे ही पोट का भी कलर होता है, पोट देखा होगा ना आपने, जैसे इस तरीके का मटर का होता है, इसमें आप छीलते हो तो उसके अंदर मटर के दाने निकलते हैं, इसको पोट बोलते हैं, ठीक है। पोट कलर भी होता है।
ये भी एक बिहेवियर ये शेप ऑफ सीड, फिर ये प्लांट की हाइट हो गई, ठीक है। इन्हीं तीनों पे उसने रिसर्च किया था और रिसर्च के बेसिस पे उसे कुछ चीज़ें पता चली थी। अब चलते जरा नीचे, उसको समझने के लिए पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो जान लेते हैं, ठीक है। पहला हमारा फैक्टर या जीन, इट इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का एक पार्ट होता है, ठीक है, दैट डिटरमाइन अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, कैरेक्टर डिसाइड करेगा, ठीक है ना। जीन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर, अगर कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है तो वो जीन डोमिनेंट है, अगर स्मॉल लेटर से लिखा है तो वो जीन रिसेसिव है, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ, अगर ऐसे कैपिटल आर लिखा हुआ है इसका मतलब वो डोमिनेंट जीन है, अगर इसी में छोटा आर लिखा हुआ है इसका मतलब ये रिसेसिव जीन है, ठीक है ना। तो डोमिनेंट जीन को हम कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं, रिसेसिव जीन को स्मॉल लेटर से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। फिर आते एले, एलीज, ठीक है, अल्टरनेटेड फॉर्म ऑफ जीन। इस एग्जाम्पल के लिए प्लांट की हाइट है तो टॉल है तो टी है, शॉर्ट है तो छोटा टी है, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ, यहाँ पर टॉल हमारा डोमिनेंट है इसलिए इसके कैपिटल लेटर से इंडिकेट किया हुआ है, और शॉर्ट जो है वो रिसेसिव है इसलिए इसको स्मॉल टी से इंडिकेट किया हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं डोमिनेंट की डेफिनेशन। डोमिनेंट जो जीन होता है या एले होता है वो एक्सप्रेस कर देगा भले ही दूसरा जीन कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे किसी का जीन ये है, टॉल होगा तब भी टॉल होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर दोनों डोमिनेंट जीन है, कैपिटल टी, ठीक है ना, तो फिर भी अपना बिहेवियर एक्सप्रेस कर देगा। यहाँ पर ये एक ही है, ये दूसरा वाला रिसेसिव है क्योंकि मैंने इसको छोटे में लिखा हुआ है, तब भी अपना बिहेवियर एक्सप्रेस कर देगा, ठीक है ना। डोमिनेंट जीन या डोमिनेंट एले के लिए ये कंडीशन नहीं है कि दूसरा भी जीन वही होना चाहिए, ठीक है ना, दूसरा जीन कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है। और डोमिनेंट एले एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस, दूसरा जीन अगर वो हो, ठीक है ना, या रिसेसिव अगर एब्सेंस हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। प्रेजेंट हो या एब्सेंस हो उससे कोई मतलब नहीं है हमें, अगर एक डोमिनेंट जीन मौजूद है तो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा। रिसेसिव के लिए कंडीशन क्या है कि दोनों उसी के जैसे जीन होने चाहिए, और रिसेसिव एले इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट एले, या सेम उसी के जैसा होना चाहिए। जैसे अगर दोनों छोटे टी हैं तो वो प्लांट हाइट में छोटा होगा, लेकिन अगर ऐसे है तो प्लांट हाइट में छोटा नहीं होगा, वो टॉल होगा, ठीक है ना। तो कंडीशन ये कहता है कि रिसेसिव अपना बिहेवियर तभी दिखा पाएगा या तो डोमिनेंट एब्सेंट होना चाहिए, और या तो उसी के जैसा रिसेसिव जीन जैसा दूसरा होना चाहिए, ठीक है। अब है जीनोटाइप, जीनोटाइप का मतलब होता है उसका जेनेटिक कॉम्पोजिशन, किससे बना हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जेनेटिक कॉम्पोजिशन है, कैपिटल टी का मतलब दोनों टॉल वाले जीन है, यहाँ पर एक टॉल वाला जीन है एक शॉर्ट वाला जीन है, ठीक है, और यहाँ पर ये दोनों शॉर्ट वाले जीन है। इसका अगर रिजल्ट देखना चाहूँ मैं तो यहाँ पर दोनों टॉल है, तो इस केस में यहाँ लिख देता हूँ मैं, इस केस में प्लांट टॉल दिखाई देगा, ठीक है ना, हाइट में। अगर यहाँ पर टी और छोटा टी है तो हमने देखा डोमिनेंट जी कैपिटल वाला मौजूद है तो ये टॉल ही होगा, ठीक है ना, चाहे दूसरा कुछ भी हो। लेकिन अगर दोनों छोटे टी हैं तो इस केस में ये शॉर्ट दिखेंगे हाइट में, ठीक है, क्योंकि रिसेसिव में दोनों एक दूसरे की कॉपी होनी चाहिए तभी वो अपना बिहेवियर दिखा पाते हैं, या तो एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट होना चाहिए, ठीक है। फिनोटाइप है उसका बिहेवियर, फिजिकल अपीयरेंस, हमने तो अभी जेनेटिक कॉम्पोजिशन देखा इससे बना हुआ है वो। फिनोटाइप में फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस में जैसे ये वाले जीन जो थे वो दोनों टॉल थे, हमने उसका फिजिकल बिहेवियर देखा तो टॉल की वजह से टॉल था, ठीक है ना। इसका भी फिजिकल अपीयरेंस टॉल था, इसमें ये शॉर्ट था। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो विजिबल होगा ऑर्गेनिज्म का उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप, ठीक है। वही लिखा हुआ है, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक विच इज़ विजिबल इन ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल टॉल और शॉर्ट प्लांट हाइट, ठीक है। अब आते हैं होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, ठीक है। होमोजाइगस का मतलब जब आइडेंटिकल जीन या आइडेंटिकल एले होंगे, जैसे कैपिटल टी ये दोनों टॉल टॉल, ये दोनों शॉर्ट शॉर्ट सेम टाइप के हैं। और हेट्रोजाइगस में जब अलग अलग होंगे, ठीक है ना, एक टॉल का एक शॉर्ट का है, ठीक है। ये डेफिनेशन कभी कोई पूछ देता है। अब हम चलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग में, जो कि मेंडल ने करके देखा था। इसको करने के लिए मेंडल ने बेसिकली प्योर ट्रू ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट लिए थे, ठीक है ना, बिल्कुल प्योर जिसके अंदर सिर्फ टॉल वाले ही जीन थे, उसको क्रॉस किया उसने शॉर्ट वाले के साथ में, ठीक है।
इसको करेंगे कैसे? अगर ये टी टी है, ये छोटा टी है, ठीक है, तो इसके एल को ब्रेक करते हैं। हो सकता है ये इसके साथ जाए, ठीक है, या हो सकता है ये टी वाला इस टी के साथ जाए, या ये टी के साथ जाए, और ये टी इस टी के साथ जाए। अगर यहाँ पर देखोगे तो चारों के अंदर डोमिनेंट वाले जीन मौजूद है। इसका मतलब ये सारे के सारे हाइट में क्या होंगे? टॉल ही होंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं F1 जनरेशन, ठीक है। तो मेंडल ने प्रूव टी प्लांट लिए, ठीक है, उसको क्रॉस किया शॉर्ट टी प्लांट के साथ, और उसने देखा द प्लांट इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द क्रॉस रिप्रेजेंट फर्स्ट F1 जो लिखता है ना, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, ठीक है, इसको F1 जनरेशन भी बोलते हैं, F1 जनरेशन है। और इस F1 में हमने देखा इस सारे के सारे प्लांट क्या हैं? टॉल है, कोई भी इसमें शॉर्ट नहीं है, ठीक है। तो इसने क्या किया, F1 वालों को दोबारा लिया और उनका दोबारा क्रॉसिंग किया, ठीक है ना। अब दोबारा क्रॉसिंग किया तो ये रहा हमारा, दोबारा क्रॉसिंग किया जब उसने, ये तो हमारा मैंने जो अभी दिखाया ऊपर वो वाला ही, ठीक है, टी टी, इसके गैमेट्स को अलग कर लिया हमने, ठीक है। ये वाला टी इस टी के साथ गया है तो ये रहा, फिर यही टी इस वाले टी के साथ है तो ये रहा, ठीक है ना। ऐसे बना रखा है यहाँ पर। हम देखेंगे कि सारे के सारे क्या हाइट में टॉल ही हैं, ठीक है। ये हमारा F1 जनरेशन का था। इसमें 100% टॉल होगा, ठीक है, शॉर्ट होगा ही नहीं, ठीक है। कभी कभी पूछ देगा आपसे कि प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट का अगर हम F1 जनरेशन बनाते तो उसमें फिनोटाइप बिहेवियर क्या होगा? तो ऑल टॉल, ठीक है। और अगर पूछ देगा कि उसका जीनोटाइप बताइए तो जीनोटाइप स्ट्रक्चर में देखा कि टी टी ही हर जगह, ठीक है। अब हम F1 का दोबारा अगर क्रॉसिंग कराते हैं तो उसको बोलते हैं हम F2 जनरेशन, ठीक है। इसमें से हमने 2 जीन उठा लिए, ठीक है ना। 2 जीन उठाए हमने, ये रहा कैपिटल टी कैपिटल टी, क्योंकि सारे आइडेंटिकल लिए हैं तो एक हमने उठा लिया ये, ठीक है, एक दूसरा उठा लिया, दोनों टॉली थे। अब इसके गैमेट्स को ब्रेक करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके गैमेट को ब्रेक करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब इसका कराएंगे तो क्या होगा, एक बार इस ये कैपिटल टी इस कैपिटल टी के साथ जाएगा तो ये बनेगा टी टी, फिर ये वाला कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ जाएगा, फिर ये छोटा टी इसके साथ जाएगा। हमेशा हम डोमिनेंट जिनको पहले लिखते हैं, रिसेसिव को बाद में, फिर स्मॉल टी के साथ। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये 3 सारे हाइट में टॉल है और एक शॉर्ट है। यहाँ पे इसका नीचे एक टेबल ही बना हुआ है, इसको F2 जनरेशन बोलते हैं, ठीक है। ये रहा टॉल टॉल टॉल, ठीक है। तो 3 टॉल है और एक शॉर्ट है, ठीक है। तो अगर आपसे फिनोटाइप रेशियो पूछेगा तो 3:1, ठीक है। और अगर जीनोटाइप रेशियो पूछेगा तो इसमें 3 तरीके के जीन मौजूद हैं, ठीक है। पहला वाला कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, और दूसरा है स्मॉल टी। इसमें इसका क्या हो जाएगा, 1 है, इसके 2 जीन आप देखोगे तो, ठीक है, ये रहा और ये रहा, और प्योर शॉर्ट वाला एक है, तो 1:2:1 है, ठीक है। तो अगर F2 जनरेशन पूछता है, इसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉसिंग। यहाँ पर हम एक ही बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हाइट को, ठीक है ना, प्लांट की हाइट को। जब हम 2 बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं तो हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ था ना कि F2 जनरेशन में 75% टॉल थे, हमने देखा 75%, क्योंकि 4 में से 3 टॉल थे और एक शॉर्ट था। का फिनोटाइप रेशियो 3:1 था, और जीनोटाइप रेशियो था 1:2:1, ठीक है। अब आते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग। डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग में देखेंगे तो हम बेसिकली 2 बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है ना। इसमें सीड की शेप है और सीड का कलर भी है, ठीक है। मेंडल ने पी प्लांट लिया है, बिल्कुल डोमिनेंट वाला, जिसका राउंड और येलो सीड है, ये रहा कैपिटल आर, और इसमें रिंकल और ग्रीन, छोटे आर से हमने रिंकल को रिप्रेजेंट किया हुआ है, और ग्रीन वाला जो है स्मॉल वाई है, ठीक है। आपको पता है अगर कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं वो डोमिनेंट जीन होता है, और स्मॉल से इंडिकेट करते हैं तो रिसेसिव होता है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँगा ना तो जो राउंड वाला है वो डोमिनेंट है, ठीक है ना, क्योंकि कैपिटल आर से इंडिकेट किया हुआ है इसको।
और येलो सीड्स वाला भी डोमिनेंट है क्योंकि उसको कैपिटल वाई से इंडिकेट किया, ठीक है ना, ये भी डोमिनेंट है, ठीक है। ये रिंकल और येलो वाला, ये दोनों स्मॉल से इंडिकेट किए हुए, इसका मतलब ये रिसेसिव जीन है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, इसका हम क्रॉसिंग कराते हैं, ठीक है। तो F1 में अगर आप देखोगे तो सारे के सारे प्लांट जो होंगे वो राउंड और येलो होंगे, अभी दिखा देता हूँ नीचे में, ठीक है। ये हमारा प्योर वाला है, ये हमारा प्योर है, ठीक है ना। ये भी, ये राउंड और येलो वाले डोमिनेंट जीन है, ठीक है। और ये रिंकल और ग्रीन वाले, ठीक है। अगर इसके गैमेट्स को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर हम बेसिकली डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग पढ़ रहे हैं। डाई हाइब्रिड मतलब दो बिहेवियर पढ़ रहे हैं, तो जब गैमेट्स अलग होंगे तो उसमें दोनों बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या होगी, या तो आर इस वाई के साथ जाएगा या तो आर इस वाई के साथ जाएगा, यही बनेगा हमारा, या आर इस वाई के साथ जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों केसेस में हमारे यही जीन बनेंगे, यानी यही गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। इसमें अगर ब्रेक करेंगे तो यही गैमेट्स बनेंगे। अब इनकी क्रॉसिंग करानी है तो सबसे तरीका बढ़िया ईजी क्या है कि आर डोमिनेंट वाले उसको इधर लिख लीजिए, ठीक है, और जो इस साइड वाले उनको ऊपर लिख लेंगे। अब इसको हम लिखते हैं यहाँ पर, आपको पता है ये इसके साथ जाएगा, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है आर, क्योंकि हम एक बिहेवियर को एक तरफ लिखेंगे, ठीक है ना, आर वालों को एक तरफ, तो आर आर वाई और छोटा वाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, ठीक है। एक तरह से देखा जाए तो ये राउंड शेप रहेंगे, ये राउंड, ये भी राउंड, ये भी राउंड, ये भी राउंड, ठीक है। और अगर हम कलर में देखेंगे तो येलो वाला कलर हमारा मौजूद है, तो येलो वाला भी हमारा डोमिनेंट जीन है, तो इसका पूरा बिहेवियर जो होगा वो राउंड और येलो ही होगा, ठीक है, फिनोटाइप बिहेवियर, ठीक है। इसमें प्योरली राउंड और येलो होंगे, ठीक है ना। इसमें रिसेसिव जीन को ये दबा देगा, ठीक है ना, उसके बिहेवियर को तो नहीं होने देगा, ठीक है। अब इसी F1 जनरेशन के सीड्स को उठाते हैं, ठीक है ना। हमने एक उठा लिया, ये रहा, दूसरा ये रहा। अब इसको अलग करते हैं, इसकी पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं। इसकी पॉसिबिलिटीज़ में क्या क्या आएगा, ये आर इस वाई के साथ आ सकता है, ठीक है, या ये आर इस छोटे वाई के साथ आ सकता है, ठीक है, या छोटा आर इस वाई के साथ जाएगा, या छोटा आर बड़े वाई के साथ जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल 4 बनेंगे, और यहाँ पर वो चारों हमने दिखा रखे हैं इधर, ठीक है। सेम ऐसे उसको भी ब्रेक करेंगे तो ये चारों रहेंगे हमारे, ठीक है। 4 उधर 4 इधर, सेम ऐसे ही बॉक्स बना लेंगे हम, ठीक है। ये फिर अब हम इसको इसके साथ लिखेंगे तो क्या आएगा, आर आर और वाई वाई, दोनों डोमिनेंट जिन है, यहाँ पे भी दोनों डोमिनेंट ही है, तो इसका क्या रहेगा, राउंड और येलो, ठीक है। इसके साथ बनाएंगे तो राउंड और आर, ठीक है, ये आर, फिर एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई है, तो कैपिटल वाई को पहले लिखेंगे, डोमिनेंट इनको पहले लिखते हैं, ठीक है। अब डोमिनेंट में हमारा येलो मौजूद है, तो राउंड और येलो ही होगा, ठीक है। सेम इसमें भी लिखेंगे ऐसे ही, ये आएगा आर और वाई। इसमें भी देखोगे तो आप डोमिनेंट जीन आर मौजूद है तो राउंड रहेगा, और दोनों कलर में देखेंगे तो येलो येलो वाले कैपिटल वाले हैं, येलो रहेगा, ठीक है। फिर सेम ऐसे ही इस आर वाई के साथ इस आर वाई का बनाएंगे। जब भी आप लिखोगे, देखो आप देख रहे हो कि मैं एग्जाम्पल को बताता हूँ, ये आर वाई और ये आर वाई है, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो मैं पहले सीट का शेप लिखना है, ठीक है, तो आर और ये वाला आर लिखेंगे साथ में, क्योंकि सीट का शेप एक तरफ लिखेंगे, कलर एक तरफ लिखेंगे, ठीक है ना। फिर वाई है, और वो भी हमारा क्या था, वाई, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा छोटा वाई, ठीक है। ये आ जाएगा कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखोगे तो इस बेसिस पे हम उसको लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आर वाला डोमिनेंट मौजूद है, सीट में भी डोमिनेंट जीन मौजूद है, ठीक है। दूसरा क्या है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। अगर एक डोमिनेंट जीन है तो उसी का बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। कैपिटल आर राउंड को रिप्रेजेंट करता था, इसलिए वो राउंड होगा अपीयरेंस में। यहाँ पर भी वाई वाला मौजूद है, कैपिटल वाई का
का मतलब ये येलो ही होगा, दूसरा जीन ग्रीन वाला चाहे कुछ भी हो। इस हिसाब से ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। इसका जब बनाएंगे तो यही आएगा, तो हो जाएगा राउंड और येलो, ठीक है। सेम ऐसे ही राउंड और ये ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि दोनों रिसेसिव वाले हैं इस बार, ठीक है। यहाँ पर राउंड और येलो, यहाँ पे राउंड, और ये दोनों रिसेसिव जिन्हें तो ग्रीन। सेम ऐसे ही राउंड और येलो। तो इस तरीके से आप बना लेंगे, टोटल 16 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, ठीक है। ये इसका फिनोटाइप है, फिजिकल अपीयरेंस का रेशियो, ठीक है ना। 9:3:1। 9 जो है वो राउंड येलो को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 जो है वो राउंड ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर 3 रिंकल येलो, और फिर एक जो है वो रिंकल ग्रीन है, ठीक है। सबसे रेयर चांस है रिंकल ग्रीन का इसमें, ठीक है। अब आते हैं आगे, मेंडल के कुछ लॉ हैं, ठीक है। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसकी डेफिनेशन पूछता है, ठीक है। मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि हेट्रोजाइगोट, हेट्रोजाइगोट समझते हो ना, होमो और हेट्रो भी देखा था हमने, होमो में सेम, ठीक है, और हेट्रो में अलग। तो ये दो होमोजाइगोट लिए हमने, ठीक है। कह रहा है डोमिनेंस स्टेट दैट इन हेट्रोजाइगोट वन ट्रैट विल कंसील इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर ट्रैट। यहाँ पर हमने देखा कि टॉल वाला भी जीन मौजूद है और शॉर्ट वाला भी जीन मौजूद है, लेकिन शॉर्ट वाला अपना बिहेवियर नहीं शो कर पाया, ठीक है ना। टॉल वाले ने शो कर दिया। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता है, अगर एक जीन है तो हो सकता है उसकी वजह से दूसरा जो जीन है वो अपने बिहेवियर को शो ना कर पाए, ठीक है ना। यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब बेसिकली इसमें किस जीन्स की प्रेजेंस की वजह से होगा, डोमिनेंट जीन की वजह से। अगर डोमिनेंट जीन है तो वो रिसेसिव जीन को शो नहीं होने देगा, ठीक है। फिर है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म मेक्स गैमेट्स, ईच गैमेट्स रिसीव जस्ट वन जीन कॉपी। हमने यहाँ पर देखा टॉल टॉल था, एक टॉल था एक शॉर्ट था, तो इसकी जीन कॉपी क्या होगी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और जो कि किस कुछ भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। डेफिनेशन पूछता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की और लॉ ऑफ डोमिनेंस की, ठीक है। फिर है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल का जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो कहता है कि टू और मोर डिफरेंट जीन गेट सॉर्टेड इनटू द गैमेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ वन एंड अनदर। जैसे डायहेब्रिड क्रॉसिंग में शेप था, ठीक है, और कलर था, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर दोनों रिसेसिव वाले जीन है, शेप वाले और कलर वाले, तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों अपनी प्रेजेंस शो कर पाएंगे, ठीक है ना। तो डायहाइब्रिड क्रॉसिंग में शेप का सीड के कलर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर मान लो दोनों रिसेसिव वाले जीन हैं, शेप वाले और कलर वाले, तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों रिसेसिव जीन होने की वजह से वो किसी दूसरे के बिहेवियर को शो करवा पाए, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, ठीक है। ट्रैट कैसे एक्सप्रेस होते हैं। बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड मौजूद रहता है, न्यूक्लिक एसिड के अंदर डीएनए और आरएनए मौजूद रहता है, और डीएनए ही कॉपी करके एक इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो, इस सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन इन द सेल। बेसिकली डीएनए जो है वो प्रोटीन का ही स्ट्रक्चर है। डीएनए गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये कुछ प्रोटीन के कंपाउंड है जिसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। डीएनए जो होता है हमारा, इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास करता है इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन, ठीक है। इसी प्रोटीन को हम बोलते हैं जीन। जैसे एग्जांपल के लिए, हाइट ऑफ प्लांट डिपेंड अपॉन द ग्रोथ हार्मोन। अब इस ग्रोथ हार्मोन तभी रिलीज होगा जब उसके अंदर डोमिनेंट जीन ज़्यादा मौजूद होंगे, ठीक है ना। अगर डोमिनेंट जीन है तो वो ट्रिगर करेगा ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए, तो ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बढ़ेगा तो हाइट में टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर टी वाले जो जीन होंगे अगर मौजूद होगा तभी होगा ऐसा। फिर बात करते हैं हम, जैसे यहाँ पर दिखा रखा है ना, कर देता हूँ यहाँ पर, हाइट ऑफ प्लांट डिपेंड अपॉन द ग्रोथ हार्मोन विच इज टर्न इज कंट्रोल्ड बाय द जीन। इफ द जीन इज एफिशिएंट एंड मोर ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड, जैसे प्लांट विल ग्रो टॉल इफ द जीन गेट्स
अल्टर्ड एंड लेस हार्मोन इज सिक्रेटेड। ठीक है, कहने का मतलब अगर टॉल जीन है तो ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज होगा और प्लांट हाइट में लंबा होगा। अगर मान लो उसमें शॉर्ट वाले जीन है तो ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज होगा और वो प्लांट शॉर्ट हो जाएगा हाइट में। ठीक है ना, का मतलब जीन जो बेसिकली वही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, ट्रैट्स को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो अगर किसी के अंदर शॉर्ट वाले जीन है तो पॉसिबल ही नहीं कि वो हाइट में लंबा हो जाए। ठीक है, फिर इसमें फैक्टर इन्वायरमेंटल फैक्टर आ जाता है फिर वो। ठीक है, अब आते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच सेक्स ऑफ न्यूबॉर्न डिसाइडेड इज नॉन एज सेक्स डिटर्मिनेशन। अब आते हैं फैक्टर ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। फिर है जेनेटिकली और नॉन जेनेटिकली। नॉन जेनेटिकली में कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे टर्टल, एलिगेटर, क्रोकोडाइल, इनके बच्चे मेल होंगे या फीमेल होंगे वो अंडों के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये नॉन जेनेटिकली है। जेनेटिकली मतलब जीन के थ्रू नहीं पास होता कि ये मेल होंगे या फीमेल होंगे, इन्वायरमेंटल फैक्टर के ऊपर आ जाता है। उसके बाद है स्नेल, जो स्नेल अपना सेक्स चेंज कर सकता है मेल मेल से फीमेल। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कुछ टाइम तक तो मेल रहेंगे या फीमेल रहेंगे और फिर आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से तो अपने सेक्स को चेंज कर लेते हैं, मेल से फीमेल या फीमेल से मेल। जेनेटिकली में ह्यूमन और जितने भी एनिमल हैं बेसिकली वो पहले से डिसाइडेड होता है मेल होगा या फीमेल होगा बाय द प्रेजेंस ऑफ जीन। ठीक है, तो बेसिकली हम इसमें अपने बारे में पढ़ने वाले हैं ह्यूमन बींग। चलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर जो सेक्स डिपेंड करता है बेसिकली वो फादर पे डिपेंड करता है। ठीक है, मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, क्योंकि फादर के अंदर पता है आपको एक्स वाई क्रोमोजोम होते हैं और मदर के अंदर एक्स एक्स। दूसरी भाषा में मेल के अंदर एक्स वाई और फीमेल के अंदर एक्स एक्स। ठीक है, ह्यूमन के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। ठीक है, जिसमें से 22 पेयर होते हैं वो ऑटोजोम्स होते हैं और 1 पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोजोम होता है। ठीक है, फीमेल के अंदर एक्स एक्स है इसलिए इसको बोलते हैं परफेक्ट पेयर। ठीक है ना, परफेक्ट मैच। और मेल्स के अंदर एक्स वाई रहते हैं तो मिसमैच पेयर भी बोलते हैं। ठीक है, होमोजाइगस भी बोल सकते हैं, हेट्रोजाइगस भी बोल सकते हो क्योंकि एक्स एक्स में सेम सेम है और एक्स वाई में अलग अलग है। ठीक है, तो 22 पेयर तो बेसिकली ऑटोजोम्स फिजिकल अपीयरेंस डिसाइड करेंगे, बालों का कलर, आँखों का कलर, कान की शेप और भी बहुत सारी चीज़ें। 1 पेयर जो होगा वही बेसिकली सेक्स डिटरमाइन करेगा कि होने वाला जो बच्चा है वो मेल होगा या फीमेल होगा। चलते हैं नीचे, ये डायग्राम है। अगर आएगा कि सेक्स डिटर्मिनेशन को दिखाइए डायग्राम के थ्रू समझाइए तो ये डायग्राम बनाएंगे बेसिकली। ये मेल के अंदर मौजूद रहता है स्पर्म में, बेसिकली ये मेल गैमेट्स। ठीक है, ये ओवम है, फीमेल गैमेट्स। ठीक है, ओवम, एग बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, आपको पता है मेल के अंदर एक्स वाई दोनों है और फीमेल के अंदर एक्स एक्स दोनों है, तो हमने एक एक्स लिया हुआ है। ठीक है, कि दूसरा भी एक्स सेम ही रहेगा। फिर हमने इसका पॉसिबिलिटीज देखा है, इसका एक्स गैमेट इसके एक्स के साथ करेगा तो एक्स एक्स। ठीक है, इसका वाई गैमेट एक्स के साथ करेगा तो एक्स वाई, यानी यहाँ पर एक्स एक्स है तो फीमेल और एक्स वाई है तो मेल, यानी लड़का और लड़की के होने के चांसेस 50-50% है। ठीक है, तो वही कह रहा है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन द एग सेल फ्यूज विद द स्पर्म रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इफ द एग सेल कैरिंग एक्स क्रोमोजोम फ्यूज विद द स्पर्म ऑफ कैरिंग एक्स क्रोमोजोम द ऑफस्प्रिंग वुड बी अ गर्ल, क्योंकि उसके पास कौन सा क्रोमोजोम होगा, एक्स एक्स। ठीक है, इफ द एग सेल कैरिंग एक्स क्रोमोजोम फ्यूज विद द स्पर्म कैरिंग वाई क्रोमोजोम द ऑफस्प्रिंग विल बी बॉय, क्योंकि उसके पास एक्स वाई होगा। ठीक है, तो इसी की बेसिस से बेसिकली सेक्स डिटर्मिनेशन होता है कि मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। थैंक यू। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप अपना कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।